नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक डिस्कस करना स्टार्ट किया था। साथ ही साथ मैंने घटनासार की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने इन दोनों बुक घटनासार और आई दृष्टि से करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया तो आप होलिस्टिकली करंट अफेयर पर अपनी कमांड कर लेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप इन दोनों बुक को एटलीस्ट करंट अफेयर के पोर्शन के लिए कंप्लीट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जो ये सीरीज चल रही है आई दृष्टि करंट अफेयर की, इसकी कुछ यूनिक बातें हैं। देखो, पहली बात क्या है कि प्रीलिम्स के फैक्ट तो कवर किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कुछ पीवाईक्यू भी बताए जाएंगे कि कौन कौन से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हैं या क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के साथ साथ मेंस के पीवाईक्यू पर भी फोकस किया जाएगा कि हम इस मैगजीन को प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें, जिससे हमें बार बार मेहनत न करनी पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट अफेयर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं हैशटैग करके लिख दूंगा। आप हैशटैग अगर कहीं फाइंड आउट करते हैं तो आप देख लेना, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं भी आपको बताते हुए जाऊँगा। इसके अलावा इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मेंस में ऐसे भी आ सकता है। तो जैसे आज का पहला टॉपिक क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे ऐसे आने के चांसेस हैं, तो इसको होलिस्टिकली तैयार करेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बुक है ना, ये हिंदी में है, बट इस इंग्लिश में भी आती है बुक, बट इसकी जो हिंदी वाली बुक है उसमें इंग्लिश में टर्म्स लिखी हुई हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक बार आप खुद से भी अगर मेहनत करेंगे, रीड करेंगे, तो भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले एक बार वीडियो सुन लें और खुद से इसको पढ़ेंगे तो परेशानी नहीं होगी। और इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि वो देखिए आप कई लोग क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश के वर्ड मिल रहे हैं तो उनको एक जगह नोट डाउन करते रहिए और बार बार रिवाइज करिए, तो आपका ऐसे का पोर्शन भी स्ट्रांग होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस बुक को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करा रहा हूँ। हिंदी वाली पीडीएफ है, बट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में इसको कवर किया जा रहा है। तो चलिए आज की पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है यूपीपीसीएस एवरग्रीन का। यहाँ पे मैं आज आपको मेंस का एक क्वेश्चन दूंगा वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। वो आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे मेरी पर्सनल आईडी होगी @देवपेंग PAING, यहाँ पे सेंड कर देना है। देखो, स्टार्टिंग के जो 5 बच्चे होंगे उन 5 बच्चों की मैं कॉपी, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो चेक करके मैं करंट अफेयर का जो स्पेशल ग्रुप बनाया है उसमें मैं डाल दूंगा। तो स्टार्टिंग के 5 बच्चों की कॉपी चेक करूंगा, तो आप में से कोई भी जो सबसे पहले भेजेगा उनकी एक क्वेश्चन की, जो भी ये क्वेश्चन दूंगा उसको चेक करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। किसकी? वन नेशन वन इलेक्शन की। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को साइमल्टेनियस इलेक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए, अगर लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और जो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब स्थानीय निकाय हैं, उनके चुनाव अगर एक साथ करा दिए जाएं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलेंगे, या वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या भारत देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है? नहीं। देखिए 1951 से 52 से 1951-52 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे इंडिया चल रहा था। मतलब एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे। बट 1967 के बाद ये चक्र टूट गया और क्या हुआ कि एक हर साल चुनाव होने लगा। कहीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं किसी स्टेट की विधानसभा का चुनाव हो रहा है, या एक साल के अंदर कई सारे चुनाव होने लगे। तो इसकी वजह से क्या होता था, जब हर साल चुनाव हो रहे हैं या एक साल के अंदर कई सारे चुनाव हो रहे हैं, तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ता था, आदर्श आचार संहिता लगानी पड़ती थी। अब जब आदर्श आचार संहिता लग जाती थी तो गवर्नमेंट कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकती थी और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते थे गवर्नमेंट पे। तो इससे क्या होता था, गवर्नेंस इंपैक्ट होती थी। इसके अलावा अब ये जानते हैं, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है कि बुरा है, ये आप लोग बताओगे। यहाँ पे हम बस प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस करेंगे और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, विधि आयोग जो लॉ कमीशन है उसकी 170वीं रिपोर्ट आई थी। उसमें यह कहा गया था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। और एक कमेटी भी रिसेंटली बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी थी, जो कि 2 सितंबर 2023 को बनी थी। इसको हेड किसने किया था? हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया था। इसमें कितने मेंबर हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जो कमेटी बनी थी उसमें 8 मेंबर हैं। ये 8 मेंबर के नाम हमें पता होने चाहिए, हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, एन.के. सिंह फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, इसके अलावा सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी हैं और अर्जुन राम मेघवाल हैं। इसके अलावा इसके सेक्रेटरी कौन है, सचिव कौन थे, नितेन चंद्र, ये नाम याद रखना, नितेन चंद्र। और इसके चेयरमैन कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। अब इस कमेटी ने भी ये कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में होना चाहिए और कैबिनेट ने अब मंजूरी भी दे दी है। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी 18 सितंबर 2024 को, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से कराया जाएगा, तो उसमें कहा गया था कि 2 चरणों में कराया जाएगा, मतलब 2 स्टेप में वन नेशन वन इलेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए पहले चरण में क्या होगा, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे, मतलब स्टेट जितने भी हैं उनकी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पहले चरण में होंगे। दूसरे चरण में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंचायत के, म्यूनसिपालिटी के, उसके इलेक्शन प्रथम चरण के इलेक्शन के 100 दिनों बाद कराने हैं। तो ये 100 दिनों का जो डेटा है ये हमें याद रखना है, हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब देखिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, मतलब हमारे संविधान में हमें संशोधन करना होगा। तो 2 तरह से संशोधन करना होगा, एक तो संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा, दूसरा विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में परिणामी संशोधन होगा। तो इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखिए पहला जो संवैधानिक संशोधन होगा उसके तहत क्या होगा, आर्टिकल 83 में चेंज किया जाएगा और आर्टिकल 172 में चेंज किया जाएगा। तो आर्टिकल 83 क्या बात करता है कि जो संसद का टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, उसकी बात करता है, और आर्टिकल 172 किसकी बात करता है, राज्य की विधानसभाओं के टाइम पीरियड की बात करता है। तो हमें दोनों आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172। और जब संशोधन हो जाएगा तो आर्टिकल 82 का मतलब आर्टिकल 82A ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब मैंने अभी इसमें बताया कि 2 प्रकार से संशोधन होगा, तो पहले प्रकार का जो संशोधन होगा उसमें राज्यों की हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 82A ऐड करेंगे तो राज्यों की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दूसरे चरण का संशोधन होगा जिसमें हमें 100 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना होगा, उसमें हमें राज्यों की परमिशन भी लेनी है, ठीक है। अब ये समझते हैं राज्यों की परमिशन कैसे ली जाएगी। तो देखिए अगर हमें कुल मिला के जो संविधान में संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो जब 368 के तहत संशोधन किया जाता है तो उसकी 2 शर्तें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली शर्त क्या है कि जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनका 50% पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब 50% वन नेशन वन इलेक्शन को हाँ करना चाहिए कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त ये कहती है कि 50% के साथ साथ जितने लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए। मतलब अगर मान लो पार्लियामेंट में 500 लोग हैं तो उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर सपोर्ट करेंगे, तभी वो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन मानना बहुत जरूरी है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जब संविधान में संशोधन पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। तो जब प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा तो प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन पर मंजूरी देना मस्ट है। ये किसमें कहा गया था, 24th अमेंडमेंट 1971 में ये कहा गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए आता है तो प्रेसिडेंट को उस पर मंजूरी देना मस्ट है, मतलब देनी ही देनी है, उसे होल्ड पे नहीं रख सकते प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अब देखिए जब 100 दिनों के अंदर हमें लोकल इलेक्शन कराने हैं तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना था। अब जब प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए वो संविधान संशोधन जाएगा तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से हमें समर्थन लेना होगा। इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो 50% स्टेट को उस संविधान संशोधन पे हाँ भरनी होगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 तरह से संशोधन होना है। एक तो ये मैंने आपको बताया कि 2 चरणों में चुनाव होगा, इसमें आर्टिकल 82A ऐड किया जाएगा। दूसरा जो संशोधन होगा उसमें हमें स्टेट की मंजूरी भी लेनी है, 50% स्टेट की मंजूरी भी लेनी है। क्लियर। वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हमें थोड़ा डिटेल में समझ लेना है क्योंकि इससे ऐसे भी आ सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या होगा, समय और संसाधन की बचत होगी, मतलब टाइम की बचत होगी, रिसोर्सेज की बचत होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हर साल इलेक्शन होते हैं
तो क्या है, टाइम बहुत लगेगा, रिसोर्सेज बहुत लगेंगे। तो जो पॉजिटिव हैं उसी के अगेंस्ट में आप नेगेटिव लिख सकते हो। क्लियर। अब देखिए बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ेगा। अगर हर साल इलेक्शन होगा या एक साल के अंदर कई बार इलेक्शन होगा तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना सकती गवर्नमेंट, कोई फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे सकती। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए बार बार जब इलेक्शन होगा तो क्या होता है, बार बार जब इलेक्शन होगा तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का मतलब कि हम किसी एक कास्ट को खुश करने के लिए, किसी क्लास को या किसी रिलीजियस कम्युनिटी को खुश करने के लिए पॉलिसीज का अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, गवर्नेंस भी इंपैक्ट होती है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और इसमें सबसे एक और इंपॉर्टेंट इशू होता है कि नेशनल इशू। ठीक है, मान लो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू हो गया तो नेशनल इशू और रीजनल इशू किस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो नेशनल इशू हावी हो जाते हैं रीजनल इशू के ऊपर। रीजनल इशू मतलब जो स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है वो इशू थोड़े साइडलाइन हो जाते हैं और नेशनल इशू हावी हो जाते हैं इस समय। क्लियर। अब देखिए अब एक और चीज़ बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे। तो सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे लागू किया गया था, केरल में लागू किया गया था, याद रखेंगे केरल में। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको कोई लॉ नहीं बनाया गया है, ये कंसेंसस से आया है। कंसेंसस से पॉलिटिकल पार्टी ने आपस में कंसेंसस स्टैब्लिश किया, सर्वसम्मति से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। इसके लिए अभी तक कोई लॉ नहीं आया है, ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। अब देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डूज और डोंट्स रहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का बिहेवियर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या कर सकती हैं, रूलिंग गवर्नमेंट जो है उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या क्या पॉलिसी वो अनाउंस कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डूज और डोंट्स होता है। इसको जब वोटिंग डे अनाउंस होती है तब से ये लागू हो जाता है। इलेक्शन कमीशन जब वोटिंग डे अनाउंस करता है तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और ये कब तक रहता है, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। तो इस पीरियड में पूरे में क्या रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। क्लियर यहां तक। देखिए सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, मैंने आपको बता दिया केरल में। और फॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कब लागू किया था, 1974 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1974 में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये केरल में पहली बार कौन से ईयर में लागू हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें लॉ कमीशन की भी बात हुई थी कि लॉ कमीशन ने क्या कहा था कि 170वीं रिपोर्ट में कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो लॉ कमीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको लेके कोई लॉ नहीं बनाया गया है, बस एक नोटिफिकेशन आता है उसके थ्रू लॉ कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, लॉ कमीशन यूजुअली 3 साल के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम मतलब इंडिपेंडेंस से पहले 1833 का जो एक्ट था उससे लॉ कमीशन बनाया गया था 1854 में। और इसके हेड कौन थे, टी.बी. मैकॉले इसके हेड थे। अब रिसेंटली नया लॉ कमीशन बना है, तो ये कौन से नंबर का है ये आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार लॉ कमीशन कब बना था, तो देखिए 1955 में। इसे नोट डाउन कर लेना, इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ कमीशन पहली बार कब बना था, 1955 में। और उसके चेयरमैन कौन थे, एम सीतलवाद, SETALVAD। ठीक है, एम सीतलवाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतने सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं समय और संसाधन की हमें बचत करनी है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर पैसा बचा लेंगे तो इकोनॉमी में लगा लेंगे तो इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता, हर साल इलेक्शन होगा तो क्या होगा, करप्शन होगा, गवर्नेंस खराब हो जाएगी, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, रेवड़ी कल्चर प्रमोट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। रेवड़ी कल्चर का मतलब क्या होता है कि जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं कि फ्री में चीज़ें बांटने लगते हैं। इसी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला था, रेवड़ी कल्चर बोला था या फ्री वीज बोला था। तो यहाँ पे देखिए एक मेंस का पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप किसी को फ्री में चीजें बांटेंगे तो क्या होता है, डिपेंडेंसी कल्चर बढ़ता है, लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट करने लगते हैं। जैसे जो गरीब आदमी होगा वो काम करना बंद कर देगा, कहेगा सरकार बार बार फ्री में दे तो रही है चीजें, तो इससे डिपेंडेंसी कल्चर बढ़ने लगता है। तो आपको यहाँ पे एक कोट समझने की जरूरत है। देखिए कोट क्या है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आदमी को मछली पकड़ के दे दोगे तो वो एक दिन खा लेगा, अगले दिन फिर आपके पास आएगा कि भाई मछली पकड़ के दे दो, तो वो फिर खा लेगा, मतलब आपके ऊपर वो डिपेंडेंट हो गया। यहीं अगर उसको मछली पकड़ना आपने सिखा दिया, टीच अ मैन टू फिश, कि कैसे मछली को पकड़ते हैं, तो वो जिंदगी भर खा सकता है और डिपेंडेंट भी रहेगा, अपना खुद का विकास कर सकता है। क्लियर। तो हमें जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो फ्री वीज प्रमोट होती हैं, तो इससे डिपेंडेंसी कल्चर बढ़ता है, इसको हमें खत्म करना है। ये भी एक इसका बेनिफिट है
वन नेशन वन इलेक्शन का। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि वन नेशन, मैंने आपको थोड़ा हैफाज़ार तरीके से इसलिए बताया है कि अब आपको आंसर में सिंक्रोनाइज करना है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन से फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको इस पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताना है कि फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाएगा तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको इस आईडी पे भेजना है, देव पेंग, क्लियर। और इस टेलीग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगा यूपीपीसीएस एवरग्रीन, एवरग्रीन ये सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए यूपीपीसीएस एवरग्रीन टेलीग्राम चैनल पे आपको आईडी मिल जाएगी देव पेंग, वहाँ पे आपको सेंड करना है। जो टॉप 5 क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं चेक करके ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें 8 मेंबर थे इस कमेटी में, ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए पीएम आशा योजना जारी रखने की मंजूरी। तो देखिए पीएम आशा योजना की सबसे पहले फुल फॉर्म हमें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो आशा योजना की फुल फॉर्म क्या है? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसको कंटिन्यू करने की बात की गई है। तो पीएम आशा स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2018 में आई थी, बजट 2018 में ही आई थी। बेसिकली देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। मतलब एग्रीकल्चर में देखिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स कौन है? फार्मर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं। तो फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना है और कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो पीएम आशा का उद्देश्य यही है। बेसिकली हमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर आधारित है ये। ठीक है, अब देखिए पीएम आशा योजना को जारी रखने की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि एक सेकेंड कि 35,000 करोड़ का व्यय होगा। ठीक है, इसमें कितने का? 35,000 करोड़ का व्यय होगा, ये भी हमें याद रखनी है। इसके 3 घटक हैं। देखिए प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। तो देखिए हमें क्या याद रखना है कि जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, मैंने अभी आपको बताया कि एमएसपी पे प्रोक्योर करना है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है कि मान लो फसल के दाम घटते या बढ़ते हैं तो वोलेटिलिटी आ जाती है, तो उसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया है। प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम क्या है? देखिए गवर्नमेंट की अपनी खुद की कैपेसिटी, एक लिमिटेशन है कि वो कितना प्रोक्योर कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है फार्मर से कि आप जाओ मार्केट में सेल करो। ठीक है, आप मार्केट में सेल करते हो, मान लो एमएसपी से आपको कम प्राइस मिलता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है एमएसपी और इसके बीच में, कम प्राइस के बीच में, वो जो पैसा होगा वो हम आपको दे देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। अगला क्या है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। वही बाजार में अगर मान लो किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई या कुछ हो गया तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो पीएम आशा योजना के 4 घटक हैं। फुल फॉर्म याद रखनी है, कितना पैसा खर्च होगा, कब लॉन्च हुई थी? 2018 बजट में लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये मतलब फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को, दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए है। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ याद रखनी है? देखिए इसमें ना एक चीज़ याद रखिए, ये गवर्नमेंट की 2 एजेंसीज हैं। इन 2 एजेंसीज के नाम याद रखिए। ये प्रोक्योरमेंट करती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक है नाफेड, एक है एनसीसीएफ। नाफेड की फुल फॉर्म आपको बतानी है, एनसीसीएफ की फुल फॉर्म मुझे पता है आप लोगों ने, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसको लिख लीजिए, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। ठीक है, इनके 2 पोर्टल हैं, इन पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये पोर्टल याद रखना, ई समृद्धि पोर्टल और ई संयुक्ति पोर्टल। ये पीआईबी से मैंने उठाया है, तो ये आपको याद रखना है, ई समृद्धि पोर्टल और ई संयुक्ति पोर्टल। ठीक है, समृद्धि किसका है? नाफेड का है। संयुक्ति किसका है? एनसीसीएफ का है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो हमारा ये पीएम आशा योजना कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये जब भी एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आएगा तो पीएम आशा योजना के बारे में आपको बात करनी है। एमएसपी पे क्वेश्चन आएगा तो पीएम आशा योजना के बारे में बात करनी है। एज अ कंक्लूजन लिख देना है कि पीएम आशा योजना के तहत इतने सारे इसके फोकस पॉइंट है, इतने कंपोनेंट है, इसके थ्रू फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कंज्यूमर्स को कैसे? प्राइस में वोलेटिलिटी हो जाती है, कम ज़्यादा होते हैं, तो कंज्यूमर्स की आय तो लिमिटेड है, तो ज़्यादा हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स इंपैक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। देखिए GS1 में ट्राइब से क्वेश्चन आता है हमारे, हमें GS5, 6 में भी आता है, तो इस वाली हम स्कीम को अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये कब लॉन्च की गई? 2024-25 के बजट में लॉन्च की गई। इसमें क्या करना है? ट्राइबल कम्युनिटीज़ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सामाजिक आर्थिक स्थिति में उनकी सुधार करना है। स्पेशली जो
ऐसे एरिया जहाँ पे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहते हैं या एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे ट्राइब बहुत ज़्यादा हैं, उन एरिया का विकास करना है। तो इसमें कितने गांव शामिल हैं? 63,000 गांव शामिल हैं। और कितनी जनजातियाँ प्रभावित होंगी इससे? 5 करोड़ जनजातियाँ। जनजातियाँ मतलब ट्राइब्स की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स की। तो ये दोनों आंकड़े भी याद रखने हैं। 63,000 गांव इसमें शामिल हैं और 5 करोड़ शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, कोई भी अभियान है, कोई भी स्कीम है, कितना पैसा खर्च हो रहा है ये हमें याद रखना है। तो 79,156 ओवरऑल अगर हम मोटा मोटा देखें तो 80,000 करोड़ के आसपास इसमें खर्च होगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें सेंटर का भी अपना कुछ हिस्सा है, स्टेट भी कुछ हिस्सा प्रोवाइड करेंगे। बस थोड़ा आइडिया ले लीजिए, 56 के आसपास सेंटर का है, 22 के आसपास स्टेट का है। अब देखिए, ये सारे स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, ये टोटल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट हो रही है। तो याद रखेंगे, सारे राज्यों में नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट है, केवल 30 में हो रही है। आगे चलते हैं, 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा इसमें टोटल कितने कार्यक्रम शामिल हैं? 25 कार्यक्रम और 17 मिनिस्ट्री का इसमें रोल है। 17 मिनिस्ट्री इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही हैं और 25 कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इसकी एक स्कीम है स्वदेश दर्शन। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? स्वदेश दर्शन स्कीम किसकी है? टूरिज्म मिनिस्ट्री की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? 1000 होम स्टे बनाए जा रहे हैं। तो जो 1000 होम स्टे किस एरिया में बनाने की बात की जा रही है? जहां पे जनजाति लोग रहते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोग जहां पे रहते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे? होम स्टे बना देंगे। इससे क्या होगा? उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी इनकम इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में टूरिज्म प्रमोशन होगा। जब हम होम स्टे बना देंगे तो वहां पे टूरिस्ट भी आएंगे। क्लियर? तो इनकम को उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उनकी इनकम इंप्रूव होगी। अब देखिए, ये फैक्ट मेंस में कई बार यूज होता है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है। तो ये डेटा आपको रट लेना है, 10.45 या 8.6%। ये कई जगह आप यूज करोगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है, ये यूनिवर्सल डेटा है, कुछ चीजें आपको अलग से अपनी रखनी है कि ये हम एग्जाम टाइम में यूज करेंगे। तो 2011 के अनुसार शेड्यूल ट्राइब कितनी है? 10.45 करोड़ या 8.6%। और अगर मैं समूह की बात करूं, टोटल कम्युनिटी कितनी है जनजाति, तो 705 से भी ज्यादा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10.45 करोड़ आपको याद रखना है। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे नोट्स आप खुद से भी बनाइए। जैसे हमने प्रधानमंत्री अभी जो प्रोग्राम किया शेड्यूल ट्राइब के लिए, इसमें सेंसस वाला हमने डेटा देखा 8.6%। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इस अभियान में 17 मिनिस्ट्रीज हैं, 25 कार्यक्रम हैं। बस इतना याद रख लीजिए, बाकी चीजें आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं, बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई। तो देखिए, बायो राइड योजना के बारे में जानने से पहले आप ये समझिए कि ग्लोबल बायो इंडिया आयोजित किया जाता है बिराक के द्वारा। बिराक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है। तो इसके द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया आयोजित किया जाता है और ये बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे एक समिट होता है। अभी रिसेंटली इसका क्या 4था समिट किया गया नई दिल्ली में। यहां पे मोदी जी ने बायो राइड योजना को लॉन्च किया। अब बायो राइड के बारे में जानते हैं। बायो राइड क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बायो राइड की फुल फॉर्म याद रखनी है सबसे पहले, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें क्या कहा गया है कि बेसिकली 2 स्कीमों को मर्ज कर दिया गया है। किसको? 2 स्कीमों को। एक स्कीम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, मतलब अनुसंधान एवं विकास मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और औद्योगिक एंड उद्यमिता का विकास मतलब इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया है। अब आपको क्या जानना है? बेसिकली हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? हम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करें, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा क्या हुआ कि जो नेचुरल साइंस है, ऑर्गेनिज्म है, प्लस इंजीनियरिंग मेथड जो हैं, उन दोनों को मर्ज कर दें तो हम क्या बात करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे सेल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म है बायो इकोनॉमी। तो देखिए, बायो इकोनॉमी ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे क्रॉप है, फॉरेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं,
इनके थ्रू हम क्या करें, फूड का प्रोडक्शन करें, कोई प्रोडक्ट बनाए या एनर्जी बनाए या कोई सर्विस बनाए, सर्विस प्रोवाइड करें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बायो इकोनॉमी बोलेंगे। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी जाना, बायो इकोनॉमी जाना। अब इसमें एक टर्म आई हुई है बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। तो देखिए बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि ऐसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब बायो फाउंड्री क्या होती है, अभी मैं दिखाता हूं कि ऊपर एक टर्म लिखी हुई है बायो फाउंड्री। ये क्या होती है कि हम इन ऑर्गेनिज्म का प्रोटोटाइप बना लेते हैं, ठीक है, उनकी डिजाइन बना ली और उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो फाउंड्री बोलते हैं। तो हमने चार टर्म डाली, बायो इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। ठीक है, मैंने आपको ये इतना डिटेल में क्यों बताया, ये आप देखिए, ये मैंने बताया कि बायो राइड जो स्कीम है उसके अंदर दो चीज़ों का विलय किया गया है, इसके अलावा एक नया घटक भी शामिल किया गया है, वो क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। अब ये स्कीम कब से कब तक चलेगी, 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी का के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुल मिला के बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, ग्लोबल ह्यूमैनिटी के लिए जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगा। क्लियर, आगे चलते हैं, अगली स्कीम बायो E3 नीति को मंजूरी। तो देखिए यहाँ पे E3 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए E3 में क्या है, एनवायरमेंट है, सॉरी इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट है। तो देखिए E3 में इकोलॉजी नहीं है, ये याद रखना सबसे पहले। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा बायो E3 रिसेंटली टर्म न्यूज में थी, इसमें E3 क्या है, तो E3 में इकोलॉजी नहीं है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब बायो E3 में क्या किया गया है कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। बायो E3 नीति के थ्रू क्या करना है, बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसके 6 फोकस एरिया हैं, देखिए ये एग्जाम में आ सकता है, 6 फोकस एरिया, ये हमें याद रखने हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है इन 6 फोकस एरिया से, मेंस में भी बन सकता है। और मेंस में पिछले साल यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन भी आया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहां पे देखो हैशटैग भी किया है कि मेंस में क्वेश्चन जो आया है वो भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते चलें। क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़नी नहीं पढ़ें कि अभी से पढ़ें, उनको याद कर लें। तो 6 फोकस एरिया कौन कौन से हैं, जैव आधारित रसायन एंड एंजाइम, तो बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम पहला घटक ये है। दूसरा क्या है, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन। तीसरा क्या है, प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, चौथा क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। चौथा क्या है, कार्बन कैप्चर एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर एंड इसका उपयोग। तीसरा क्या है, भविष्यवादी समुद्री एंड अंतरिक्ष अनुसंधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म का यूज हम कॉमर्शियल पर्पज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, स्पेस में भी इनका यूज कर लेंगे। जब हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जाएगा हम स्पेस में भी इसका यूज करने लगेंगे। तो कुल मिला के हमको बायोटेक्नोलॉजी का विकास करना है और उसका कॉमर्शलाइजेशन बढ़ाना है, व्यवसायीकरण को बढ़ाना है। अब देखिए क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यूपीपीसीएस 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया था, देखिए बायोटेक्नोलॉजी पे, व्हाट आर द इंडियाज मेन अचीवमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज हेल्प इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियां क्या कौन सी हैं, इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी। तो देखिए हमने बायो राइड स्कीम पढ़ी, बायो E3 स्कीम पढ़ी। ठीक है, मेन अचीवमेंट्स हम यहाँ पे एज ए एग्जांपल लिख देंगे रिसेंटली या कंक्लूजन में कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने ये इन चीज़ों का काम किया है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम उसको मेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इससे हमारे क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, मतलब मिनिमम इनपुट दे रहे हैं। प्री मेंस साथ में कर रहे हैं और लास्ट में हम इसको मेंस में यूज़ भी कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को भूल ही जाएंगे कि हमने प्रीलिम्स के लिए ऐसा कुछ पढ़ा भी है। क्लियर, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। तो देखिए नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को पहली चलाई गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में चली थी। इसकी स्पीड क्या थी, 160 किलोमीटर थी और ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब बात कर रहे हैं रैपिड रेल की, नमो भारत रैपिड रेल की, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए नमो भारत रैपिड रेल क्या है, देखिए इसको हम
बेसिकली वंदे मेट्रो ट्रेन भी बोल रहे हैं, और इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, नमो भारत रैपिड रेल। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, अहमदाबाद एवं भुज के बीच में चलेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि मेट्रो और रैपिड रेल में क्या डिफरेंस है। देखिए मेट्रो किसी एक सिटी के अंदर चलती है, और अगर रैपिड रेल है वो क्रॉस सिटी चलेगी। क्रॉस सिटी मतलब इंटर सिटी चलेगी, एक सिटी से दूसरी सिटी में, और मेट्रो इंट्रा सिटी चलेगी, एक ही सिटी के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो रैपिड रेल की बात हो रही है, नमो भारत रैपिड रेल, वो इंटर सिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी अहमदाबाद एवं भुज के बीच में। पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, इसको नमो भारत रैपिड रेल के नाम से भी जाना जा रहा है। अब देखिए जब भी कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कुछ भी आ सकता है, जैसे रेल है, रोड है, तो जब हम रेल की बात करते हैं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में कवर होता है। ठीक है, और ये पहली ऐसी है तो हमें इसलिए याद रखनी है, और एज ए एग्जाम्पल हम मेंस में यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो ईज ऑफ लिविंग होता है। क्या होता है, हमें रहने में आसानी हो जाती है, तो टर्म क्या यूज करते हैं हम, ईज ऑफ लिविंग होता है। जब ईज ऑफ लिविंग होगा तो और कंट्री के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने भी आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होता है। क्लियर, तो ऐसे करके हमें कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करनी है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। आगे चलते हैं, मिशन मौसम। मिशन मौसम क्या है, तो देखिए मिशन मौसम को मोदी जी ने 2 साल के लिए लॉन्च किया है। इसमें 2000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, 2000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो देखिए शॉर्ट में समझ लेते हैं, मिशन मौसम किसके अंदर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। इसके 3 संस्थान है इसके अंदर, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से इंप्लीमेंट करेंगे। इन 3 संस्थानों के बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये कब बना था, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना था, और इसके हेडक्वार्टर बहुत शिफ्ट हुए थे। एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है, तो आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर इस समय कहां पर है, और ओरिजिनली जब इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उस समय हेडक्वार्टर कहां पर था। ठीक है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं, दूसरा कौन सा वो है इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। ये कहां पर है, ये पुणे में है, याद रखना पुणे में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे में है। अगला, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, द राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ये कहाँ पर है, ये नोएडा में है। कहाँ पर है, नोएडा में। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, एक डायरेक्ट टॉपिक है मेंस के सिलेबस में, यूपी स्पेशल में, वेदर से रिलेटेड, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड। और यूपीपीसीएस मेंस में एक क्वेश्चन भी आया था कि इसका जो स्टेशन है लखनऊ में है, तो एक स्टेशन वेदर फोरकास्टिंग का कहाँ पे हो गया, नोएडा में हो गया। तो देखिए ऐसे एज ए हम इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख देते हैं तो मेंस में वो बहुत मतलब इंपैक्ट दिखाता है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखेंगे, कहाँ पर है, नोएडा में है। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के आप इसे एक लाइन में अगर समझना चाहें तो हमें क्या करना है, मिशन मौसम के थ्रू फोरकास्टिंग करनी है, भविष्यवाणी करनी है कि कब एक्सट्रीम वेदर इवेंट आएगा, कब बारिश होगी, कब अर्थक्वेक आएगा, या कोई भी चीज़ आएगी वो कब आएगी, तो मिशन मौसम के थ्रू हम करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करेंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे, एआई का यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम जो भी भविष्यवाणी करें वो काफ़ी प्रिसाइज हो। ठीक है, अब देखिए अगर भविष्यवाणी प्रिसाइज होगी तो हम प्रोएक्टिव स्टेप्स ले पाएंगे कि हमें अगले दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है। हमें अगर 3 दिन पहले का पता होगा मौसम कैसा है तो हम उसी हिसाब से फसल को उगा सकते हैं या और भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट के बारे में हमको जानकारी मिलेगी इससे। क्लियर, इससे रिलेटेड एक कोट याद आता है, बहुत बेसिक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब हमें पता लगने वाला है कि आगे वेदर बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, 2-3 दिन खराब रहेगा, तो हम उस समय फसल की खुदाई नहीं करेंगे, क्योंकि फसल की खुदाई कर दी तो खेत में रखनी पड़ती है, खेत में रखेंगे, बारिश हो गई मान लो उस समय तो फसल खराब भी हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि फसल को उस समय मतलब हार्वेस्ट ना करें, खुदाई ना करें। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके थ्रू ये कोट याद आता है। दूसरा, प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं हम। क्लियर, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जा रही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या होता है, देखिए 2019 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके थ्रू ये कहा गया था कि एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है, स्पेशली PM10 और PM25 के स्तर में 20 से 30% की कमी करनी है। PM क्या होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, इसको फुल फॉर्म वैसे इसको SPM के नाम से भी जानते हैं। SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है, याद रखना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, और हमें PM10 और
2.5 के स्तर को 20 से 30% तक कम करना है, ठीक है। और ये 5 वर्षों के लिए था। क्लियर? आगे चलते हैं, मतलब 2024 तक था। तो इसको लेके एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण में 3 श्रेणियां बनाई गई जनसंख्या के आधार पर। तो उससे लेके रैंकिंग आई है, तो उसी को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए जो लिखी हुई है, 7 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर 2024 को, ठीक है। तो 7 सितंबर कैसे याद रखेंगे? आकाश में कलर कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो ऐसे 7 करके इसको हमने याद रख लिया, ठीक है। तो 7 सितंबर को इस दिन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की गई, ठीक है। और अवार्ड प्रदान किए गए, कहाँ पे? जयपुर में किए गए, ये भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले श्रेणी 1 में 3 सिटी टॉप किए, सूरत, जबलपुर, आगरा। तो ये यूपी का आगरा भी है, तो इंपॉर्टेंट है। वायु सर्वेक्षण याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूरत, जबलपुर, आगरा। तो मैंने याद करने का आप लोगों को कई बार तरीका बताया है कि आप मैपिंग यूज करिए। देखिए, सूरत यहाँ कहीं होगा, जबलपुर यहाँ कहीं होगा, आगरा यहाँ कहीं होगा। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन गया, अच्छा आगरा ऊपर की तरफ था और इधर सूरत, जबलपुर, यहाँ 1 2 3 मार्क कर दीजिए। तो आपके दिमाग में एटलीस्ट इतना याद आ जाएगा, ये पिक्चर मेमोरी आ जाएगी। अच्छा, आगरा मैंने तीसरे नंबर पर लिखा था या जबलपुर दूसरे नंबर पर लिखा था। तो इस तरीके से आपको कोई भी रैंकिंग याद नहीं हो रही हो तो ये तरीका अडॉप्ट करना है, ठीक है। बाकी आपके पास अगर कोई और अच्छा तरीका है तो आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? अब श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। तो ये भी याद रख सकते हैं, फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, ठीक है। श्रेणी 3 में रायबरेली, नालगोंडा, नालगढ़। तो देखिए, मुझे इंपॉर्टेंट क्या लगता है जो एग्जाम में आ सकता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में या तो श्रेणी 1 का पूछ लेगा या इसके अलावा ये पूछ लेगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 2 3 में कौन कौन से सिटी टॉप किए हैं। तो सूरत हो गया, ठीक है, इसके अलावा फिरोजाबाद हो गया और रायबरेली हो गया। तो इससे क्या होगा, तीनों श्रेणी कवर हो गई और होलिस्टिक नॉलेज भी हो गई। तो ये मैं याद रखना है। तो मैंने बताया क्या, सूरत, फिरोजाबाद और रायबरेली। तो ऐसे याद रखिए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एस से सूरत, एफ से फिरोजाबाद, आर से रायबरेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, SFR, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, क्लीन एयर सर्वे में, ठीक है। क्लीन एयर स्काई वाला डे कब बताया था मैंने? 7 सितंबर। ये नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली, 7 सितंबर, ठीक है। अब देखिए, 3 4 5, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में 2 तो आपको पता ही लग गए, सूरत और जबलपुर। तीसरा आगरा था, चौथा लखनऊ है, 5वां कानपुर है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा ऐसा शहर है यूपी का जो टॉप 5 में नहीं है, तो हमें 3 तो याद रखने ही रखने हैं, 2 तो यूपी के हैं ही नहीं। तो आगरा, लखनऊ, कानपुर, भूलना नहीं है, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी का मैप बनाएंगे तो अभी फिलहाल जल्दी से एक बार देख लेते हैं बस, ठीक है। तो आगरा, लखनऊ, कानपुर, ऐसे गए ऐसे आ गए। तो एटलीस्ट ऐसे करके कुछ जल्दी से बना लेना है, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। 1 2 3, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ये 3 4 5 हैं, ठीक है। 1 2 हमें याद हो गए। तो ये एग्जाम में अगर आ जाए टॉप 5 में कौन नहीं है, तो हमें याद रखना है कि कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है। उसके अलावा जो भी आएगा वो टॉप 5 में नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आपके लिए देखिए, ये अनपरा कहां पर है, ये आपको बताना है कि अनपरा यूपी में कहां पर लोकेटेड है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने स्वच्छ वायु सर्वे कर लिया है, साथ ही साथ हम स्वच्छ सर्वेक्षण भी कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर चीजें हैं तो हमें ना रैंकिंग आसान हो जाती है। तो 46 पेज नंबर पे है, उस पर चलते हैं, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के साथ अब स्वच्छ सर्वेक्षण भी कर लेते हैं 46 पेज नंबर पे। देखिए, ये रहा 46 पेज नंबर, यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण। तो हिंदी वाली बुक में 46 पेज नंबर पर है, तो एक बार इसको भी साथ ही कर लेते हैं, इससे हमें ना कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 11 जनवरी को प्रेसिडेंट महोदया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसके परिणाम घोषित किए गए, ठीक है। इसमें कितने शहर थे? 44 77 शहर थे और 88 गंगा किनारे बसे शहर थे। तो 88 गंगा किनारे बसे शहर याद रखने हैं। और ये 8वां संस्करण था और अर्बन सैनिटेशन सर्वे भी इसे कहा जाता है, सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखिए, 7वीं बार इंदौर ने टॉप किया, ये 7वीं बार याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसलिए क्योंकि अब इंदौर से कह दिया गया है भाई, अब आप प्लेटिनम कैटेगरी में हो, प्लेटिनम कैटेगरी में अब आपकी रैंक नहीं आएगी, आप तो हमेशा ही टॉप करते हो। तो हमें याद रखना है कि 7वीं बार इंदौर ने टॉप किया है। और इस बार इंदौर के साथ और कौन सा क्लीनेस्ट सिटी बना है, तो वो है हमारा सूरत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उधर भी सूरत फर्स्ट था, सेकेंड जबलपुर था, अब यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण में भी सूरत फर्स्ट है, इसलिए हमें भूलना नहीं है, ठीक है। और 1 लाख से
अधिक जनसंख्या की श्रेणी की बात हो रही है। किसकी? 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर नवी मुंबई है, तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। ठीक है, अब जब मैं 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बात करता हूं तो सासवाड़, पाटन और लोनावला। इसको एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं शीर्ष 5 राज्यों की बात करूं तो वो एग्जाम में आ सकता है। शीर्ष 5 राज्यों में मैंने अभी आपको तरीका बताया, महाराष्ट्र यहाँ कहीं होगा, मध्य प्रदेश यहाँ कहीं होगा, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से नंबरिंग कर लेना, यहीं छोटा सा मैप बना के 1 2 3, तो 2-3 बार ऐसे आपकी पिक्चर मेमोरी बन जाएगी। जब भी आप रिवाइज करोगे, अच्छा महाराष्ट्र पहले था, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी की रैंक कितनी है सबको पता है, याद कर लो, 9th है। बिहार की 15 है, बिहार पीसीएस भी आ रहा है तो बिहार की रैंक भी याद रखिए, बिहार की 15 रैंक है। अगर इसमें बात करूं शीर्ष 5 गंगा नगर कौन से थे, तो वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप हो सकता है इग्नोर कर दें। कैसे? आपने वाराणसी याद कर लिया, प्रयागराज याद कर लिया, बिजनौर याद कर लिया, कन्नौज आप भूल गए। देखिए बीच में उत्तराखंड का एक सिटी आ गया है, हरिद्वार। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि टॉप 4 में कौन सा है या टॉप 5 में कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो हमें कन्नौज भी याद रखना है, टॉप 5 गंगानगर में आता है, शीर्ष 5 में। क्लियर, भूलना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए कैंटोनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, इसको छोड़ सकते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, 1 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में अगर कोई है तो यूपी का नोएडा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, ये देखिए, तो यूपी का नोएडा है, ये याद रख सकते हैं। 14वीं रैंक है, 14वीं रैंक है। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ की याद रख लीजिए, 44 है। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्वच्छ नहीं है लखनऊ इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा यही रहते हैं वैसे, तो हमें याद रखना है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कचरा मुक्त शहर मतलब वेस्ट फ्री सिटी की, उसमें 5 स्टार रेटिंग में नोएडा को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। क्या? नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार रेटिंग। इधर वो 14वें नंबर पर क्लीनेस्ट सिटी 1 लाख से अधिक की जनसंख्या में, और इधर कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके अलावा इसमें एक गीत का विमोचन भी किया गया, उसका नाम भी याद रख सकते हैं, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। तो हमने क्लीन एयर सर्वे और स्वच्छ सर्वेक्षण एक साथ किया है, जिससे कि देखो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो हमें। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट आज के लिए देख लेते हैं, यह है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। सेम पेज नंबर 22 पे आ गए जहां पे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन 2014 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया जाता है, हमें सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब टॉयलेट को बनाना है जिससे कि ओपन डेफिकेशन फ्री हम कंट्री बना सकें। तो इसको लेके कहा जाता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज सैनिटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको अभी नेचर मैगजीन है उसमें इसको प्रकाशित किया गया था। तो हमें अगर क्वेश्चन ये आ जाए रिसेंटली नेचर मैगजीन में इंडिया के कौन से प्रोग्राम को प्रकाशित किया गया, तो स्वच्छ भारत मिशन को प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें बात ये की गई थी कि इस मैगजीन में जैसे जैसे हम सैनिटेशन कवरेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टॉयलेट फैसिलिटी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कम होती है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम होती है। तो इस पॉइंट को हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू नेचर मैगजीन क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सैनिटेशन कवरेज बढ़ेगा वैसे वैसे शिशु मृत्यु दर और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इन्होंने एक सर्वे किया था 2011 से 20 तक, और ये पाया भी इन्होंने। क्लियर यहाँ तक? देखिए एक कह रहा है कि देखो विपरीत संबंध है, जैसे जैसे सैनिटेशन कवरेज बढ़ेगा वैसे वैसे बाकी चीज़ें कम होती जाएंगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ये। ठीक है, बस तो इसके अलावा देखिए एक और चीज़ जान लीजिए कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्टार्ट किया गया। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें क्या बात की गई कि इस अभियान का आयोजन आवासन एंड शहरी कार्य मंत्रालय मतलब हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और इसका विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछा जाए एग्जाम में स्वच्छता ही सेवा अभियान का विषय क्या है, तो स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, 4S। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है, इसको हिंदी में याद कर लेना, क्योंकि देखो पोएटिक टर्म बन रही है, जब भी एग्जाम में आए तो इसको हिंदू इंग्लिश वाले भी ऐसे कर लिख सकते हैं, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं करंट अफेयर को, और जो मैंने क्वेश्चन बोला है उसको आपको इस आईडी पे भेजना है, देव पेंग पे। क्वेश्चन क्या था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा
तो फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ सेंड करना है। जो स्टार्टिंग के 5 मेरे पास आएंगे उनकी मैं कॉपी चेक करके, जो करंट अफेयर का एक सेपरेट ग्रुप है, जो 25 क्वेश्चन का मैंने ग्रुप बनाया था जिसमें 100 लोगों के आसपास मुझे पीडीएफ भेजी थी, उसी ग्रुप में मैं यहाँ पे आप लोगों की जो क्वेश्चन है उसको चेक करके वहाँ सेंड कर दूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और देव पेंग आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।